बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल साइंस 2 के लेक्चर 6 में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का ये लेक्चर सेलियंट फीचर्स ऑफ ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर होगा और इसमें हम ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के सेलियंट फीचर पे बहस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, सेलियंट फीचर्स ऑफ ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। इस वक्त जो यूनाइटेड किंगडम है उसके अंडर जो एरियाज हैं वो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये 4 इलाके हैं, तो ये इलाके मिलके अब यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। जो यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन है इसके सेलियंट फीचर पे हम बात करेंगे। अब हम सेलियंट फीचर्स देखते हैं कि जो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके कौन से सेलियंट फीचर्स हैं। तो सबसे पहला और बड़ा फीचर इसका ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है या अनकोडिफाइड है। ये तहरीरी तौर पर ये कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये रिटन फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। देयर इज नो सच थिंग एज रिटन, प्रिसाइज एंड कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट की सूरत में ये ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं है क्योंकि रिटन फॉर्म में ये आज तक कभी बार से वजूद में नहीं आया। इंग्लैंड हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन। दी टोकेवल कहता है कि ब्रिटिश का कोई कॉन्स्टिट्यूशन सिरे से है ही नहीं क्योंकि ये तहरीरी सूरत में अवेलेबल नहीं है। The British Constitution does not consist of any such single document as it was never passed by any Constituent Assembly as such. तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट वजूद में नहीं आया जिसको बरतानिया की असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश या ब्रिटेन के नाम से पास किया हो। इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। इट इज़ लार्जली बेस्ड ऑन जुडिशियल डिसीजंस, कस्टम्स एंड कन्वेंशंस। तो जिसको हम बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बेसिकली ये वहाँ के अदालती फैसले हैं, ये वहाँ के रस्म व रिवाज हैं, ये वहाँ के कन्वेंशंस हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, तो उसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया हुआ है। तो बुनियादी तौर पर बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन एज सच एक रिटन फॉर्म में असेंबली ने कभी पास नहीं किया। ये मुख्तलिफ वक्तों में वो मुख्तलिफ जो लॉज पास करते रहे हैं, उसी को बेस बना के उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक बनाया हुआ है और वो कस्टम्स, कन्वेंशंस, जुडिशियल डिसीजंस के ऊपर मबनी है। अ स्पेसिमेन ऑफ डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूटी। ये उनका जो बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक लंबी हिस्ट्री रखता है। ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से होके आया है और ये चाइल्ड ऑफ एवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ पॉपुलर कि ये चाइल्ड ऑफ एवोल्यूशन है, कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस के ज़रिए वजूद में आया है। इट डिवेल्प फ्रॉम एज टू एज। तो लंबा अरसा लगा इसको, इनके ट्रेडिशंस को और इनके जो प्रोसेस हैं उसको डेवलप होने में। एक जो माइलस्टोन्स आते हैं इसमें एवोल्यूशन के प्रोसेस में, वो मैग्ना कार्टा 1215 में जो किंग जॉन ने एक चार्टर दिया था। उसके बाद पिटीशन ऑफ राइट्स 1800, पिटीशन ऑफ राइट्स 1628। उसके बाद बिल ऑफ राइट्स 1689। उसके बाद फिर इन्होंने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1918 और उसके बाद इक्वल फ्रेंचाइज एक्ट 1928, जब लोगों को हक राय दही दिया गया। स्टैट्यूट और ख़ास तौर पे विमेन को हक राय दही दिया गया। स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर 1931 एंड पार्लियामेंट एक्ट 1911 और 1949। तो ये उनकी जो लॉज मुख्तलिफ वक्तों में पास किए गए या जो फरमान, शाही फरमान मुख्तलिफ वक्तों में जारी किए गए, तो उनको बेस बना के ये एवोल्यूशन करके यहाँ तक पहुँचा है जिसको हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। प्रोफेसर डब्ल्यू एफ प्रोफेसर एफ डब्ल्यू मेटलैंड का कहना यह है, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ कंप्लीट थिंग बट अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। कि ये कभी एक साथ नहीं बना, ये मुख्तलिफ मरहलों में ग्रो करके यहाँ तक पहुँचा है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, चूँकि ये तहरीरी फॉर्म में नहीं है, ये मुख्तलिफ वक्तों में जो उन्होंने लॉ पास किए थे उस पे बेस करता है, तो इसलिए ये बहुत फ्लेक्सिबल है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इट कैन बी पास्ड, अमेंडेड, रिप्लेस्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ये सिंपल पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास हो जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा रखता है।
उनका आम बनाया हुआ बिल भी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा रखता है। तो इसलिए वो सिंपल मेजॉरिटी से कोई भी कानून बना सकते हैं। किसी बनाए हुए पहले कानून को सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं, उसको रिपील कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। बिकॉज सिंस नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एन ऑर्डिनरी लॉ, क्योंकि उनके नज़दीक एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में और ऑर्डिनरी लॉ में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए जब भी उन्होंने लॉ पास करना है सिंपल मेजॉरिटी से करना है, उसको अमेंड करना है सिंपल मेजॉरिटी से करना है। तो इसलिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल है। सिंपल मेजॉरिटी जब चाहे, जिस वक़्त चाहे, जिस तरह का भी चाहे, उस तरह का लॉ बना सकती है और उनके लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा मिल जाता है। बोथ आर ट्रीटेड अलाइक। तो आम लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये उनकी हैसियत अमेरिका में एक जैसी है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बरतानवी आइन के मुताबिक वहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ पे जो फर्स्ट टीयर है गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसके बाद जो सेकंड टीयर है, जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं उनकी, वो हुकूमत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड पे बताया है कि यहाँ पे इंग्लैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, और इस तरह इनकी अपनी हुकूमतें नहीं है, सिर्फ एक सेंट्रल हुकूमत है और उसके नीचे बस ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, ये इनके पास पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, और उसके नीचे फिर लोकल गवर्नमेंट्स हैं। तो ब्रिटिश में जो है ये यूनिटरी करैक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी इन करैक्टर। ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच इज अ सॉवरेन बॉडी। तो इख्तियारात का मंबा वहाँ पे जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, और तमाम पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर के पास है, और जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड are administrative units but are not autonomous units as in federation like USA। तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं यूके के, जिसमें इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, तो इनके पास सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं। इनके पावर ऑटोनमस यूनिट नहीं है। जैसे अमेरिका की तमाम स्टेट्स जो हैं वो अपनी अलग से गवर्नमेंट्स रखती हैं, तो यहाँ बरतानिया में ऐसी सिचुएशन नहीं है। बरतानिया में सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाकी जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनकी हुकूमत नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखा हुआ है। बरतानिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ब्रिटेन हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वहाँ पे पार्लियामेंट है। तो द किंग इज सॉवरेन बट हैज़ बीन डिप्राइव्ड ऑफ ऑल हिज पावर्स एंड अथॉरिटी। वहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसके कंपोनेंट्स में किंग है, और उनका अपर हाउस है और लोअर हाउस है। तो कोई भी अगर एक्ट पास करना है तो लोअर हाउस पास करेगा, अपर हाउस पास करेगा, और उसके बाद उसके किंग जो है वो उसको एक्सेंट करेगा। तो इस तरह करके वहाँ पे लॉ बन जाएगा। लेकिन किंग जो है वो सोवरियन पावर्स उसके पास ज़रूर हैं, लेकिन वो सोवरियन पावर्स एक्सरसाइज उनकी पार्लियामेंट करती है। द रियल पावर इज विद द पार्लियामेंट। लोअर हाउस के पास रियल पावर है, विच इज चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और ये जो लोअर हाउस है उनका, ये पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस है। लोग उसके अपने मेंबर्स को इलेक्ट करके भेजते हैं। तो वहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और लोग अपने नुमाइंदे चुन के लोअर हाउस में भेजते हैं। द प्राइम मिनिस्टर retains office as long as they enjoy the confidence of the parliament। तो वजीर आजम उस वक्त तक वजीर आजम है जब तक उसको अवामी नुमाइंदों का एतमाद हासिल होता है। तो लोअर हाउस में जब तक उसकी अक्सरियत है उस वक्त तक वो वजीर आजम रहता है। जब वो अपनी अक्सरियत खो देता है तो वो स्टेप डाउन हो जाता है, और जिसके पास अक्सरियत हो उसको वजीर आजम बना देते हैं। प्राइम मिनिस्टर हैज़ द अथॉरिटी टू डिसॉल्व द लोअर हाउस। लोअर हाउस जो है ये प्राइम मिनिस्टर को चुनता है, और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पेश कर सकता है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास भी ये पावर है कि वो डिसॉल्व कर सकता है लोअर हाउस को। The relationship of the ministers and the parliament binds executives and the legislature together, and it is the most important feature of the parliamentary government। तो जो रिलेशनशिप है मिनिस्टर्स का पार्लियामेंट के साथ, तो जो मिनिस्टर्स हैं वो पार्ट एंड पार्सल हैं उसकी पार्लियामेंट के। वहाँ पे उस हद तक जो लेजिस्लेचर है और एग्जेक्टिव्स है वो इकट्ठी होती है, क्योंकि जो कैबिनेट है ये पार्लियामेंट की मेंबर भी है,
और ये अपने जो फंक्शंस हैं, लेजिस्लेचर फंक्शंस, वो भी परफॉर्म करती है, और उसके बाद अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज एन एग्जेक्टिव, ये वो भी पूरी करती है। तो ये दोनों बोर्ड्स जो हैं इनमें सवार होते हैं जो उनके मिनिस्टर्स हैं। जब वो पार्लियामेंट में बैठ के लॉ का काम कर रहे हो, बिल पास कर रहे हो, लॉ बना रहे हो, तो वो पार्लियामेंटेरियन होते हैं। जब वो एग्जेक्टिव ऑफिस में बैठ के डिसीजन मेकिंग करें, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करें, तो फिर उस वक्त एग्जेक्टिव्स का पार्ट होते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उनकी लेजिस्लेशन है वो बाई कैमरल है। बाई कैमरल मीन्स उसके दो हाउस हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट इज बाई कैमरल। यही बाई कैमरल हमने पढ़ा था जो यूएसए में है। उनका जो पार्लियामेंट है वो भी लेजिस्लेशन जो है उनकी, कांग्रेस, वो भी बाई कैमरल है। इसी तरीके से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी उनकी जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है। द लोअर हाउस इज कॉल्ड हाउस ऑफ कॉमन्स। लोअर हाउस जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाता है, विच इज़ एन इलेक्टेड बॉडी, और यहाँ के जो नुमाइंदगान हैं ये लोग इलेक्ट करके उनको भेजते हैं। वेयर एज अपर हाउस इज कॉल्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, विच इज़ मोस्टली हेरिडिटरी इंस्टीट्यूशन। और यहाँ पे जो अक्सरियत है इसके मेंबर्स की, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, वो हेरिडिटरी है, यानी वो मौरूसी है, और वो विरासत में मिलती है लोगों को इसकी मेंबरशिप। जो उनके लॉर्ड्स हैं वो अपने खानदान दर खानदान उसी तरीके से वो चले आ रहे हैं। Sovereignty of the Parliament. British Parliament sovereign है. Parliament can make, amend and repeal any law, whether ordinary or constitutional. Its command is law and it is final. तो बरतानवी पार्लियामेंट जो है ये तमाम किस्म के कवानीन पास कर सकती है। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चेक नहीं है। ये लॉ बना सकती है, अमेंड कर सकती है, रिपील कर सकती है, और इसमें इसकी जो लॉ बना दिया गया हो उसको फाइनल अथॉरिटी है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई चेक नहीं है। नाइदर इट रिक्वायर्स रेटिफिकेशन, ये इसको किसी रेटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, नॉर इट इज़ सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। तो बरतानिया की पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को जुडिशियल रिव्यू भी नहीं है। वहाँ की अदालत या जुडिशियल सिस्टम जो है वो किसी बनाए हुए लॉ को जुडिशियल रिव्यू में नहीं ला सकता। यानी जो लॉ पार्लियामेंट ने बना दिया वो फाइनल है, वो किसी अथॉरिटी में चैलेंज नहीं हो सकता। यहाँ तक कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट जो है उसको जुडिशियल रिव्यू में भी टेकअप नहीं कर सकती। नो कोर्ट कैन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो कोई भी अदालत बरतानिया की उस लॉ को चैलेंज नहीं कर सकती कि ये वैलिड है या नहीं है जो वहाँ की पार्लियामेंट ने बनाया हुआ हो। तो यहाँ इसको वो कहते हैं कि सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट है, कि उसका बनाया हुआ लॉ किसी जगह पे चैलेंज नहीं हो सकता। द एग्जेक्टिव इज सबॉर्डिनेट टू द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। वहाँ का जो एग्जेक्टिव है वो सब सबॉर्डिनेट है टू द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, कि वो पार्लियामेंट को जवाबदेह है। ये हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में देखा, हमने पहले डिस्कस भी किया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में जो एग्जेक्टिव्स हैं दे आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट को आंसरेबल है। इसी तरह बरतानिया में भी जो एग्जेक्टिव्स हैं वो दे आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग बट मेक अ मैन अ वुमन एंड अ वुमन अ मैन। डी लॉल भी कहता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इतनी स्ट्रांग है कि ये किसी भी कोई भी काम कर सकती है। वाहद दुनिया का जो काम ये नहीं कर सकती वो ये है कि ये किसी मर्द को औरत नहीं बना सकती और औरत को मर्द नहीं बना सकती। इसके अलावा तमाम अथॉरिटी उनके पास है, जिस तरह का चाहे वो लॉ बना दे। मीनिंग देयर बाई दैट द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज अ सॉवरेन बॉडी। रूल ऑफ लॉ। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन implies इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सही मायनों में रूल ऑफ लॉ है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में सही मायनों में रूल ऑफ लॉ है, और वहाँ पे इक्वालिटी है ऑफ ऑल द सिटीजन बिफोर द लॉ। इट्स सुपरमेसी एंड यूनिवर्सैलिटी, सुप्रीम है, यूनिवर्सल है, और इसमें इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन बिफोर द लॉ है। यूके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स रूल ऑफ लॉ। ऑल द पर्सन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। वहाँ पे तमाम शहरी जो हैं वो एक जैसे हकूक रखते हैं। इफ अ पर्सन वायलेट्स द लॉ ही फेसेस ट्रायल ऑफ द केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कोई भी शख्स अगर कानून तोड़ेगा तो वो उसका उसी तरीके से उसको अदालती प्रोसेस का सामना करना पड़ेगा जैसे आम सिटीजन करते हैं। नो पर्सन इज कंडेम्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ
गिविंग हिम अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिम। और हर शख्स जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगे कि उसने कोई जुर्म किया है, उसको सफाई का पूरा मौका दिया जाता है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो उस पे से गुजारा जाता है। और अगर वो साबित हो जाए उसका गिल्ट, तो फिर उसको सजा दी जाती है। और ऐसा करने में वो तमाम सिटीजन को एक जैसा ट्रीट करते हैं, किसी सिटीजन को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती, किसी सिटीजन को उसके स्टेटस की वजह से या उसका जो पोजीशन है इन द सोसाइटी उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, हर किसी के साथ एक जैसा सलूक किया जाता है। अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में चूंकि रिटर्न नहीं है, तो इसलिए उनकी थ्योरी में और प्रैक्टिस में एक गैप भी नज़र आता है। उनकी थ्योरी और तरह की है और जो प्रैक्टिस चीज़ें कर रहे हैं वो और तरह की हैं। तो वहाँ पे बहुत सी जगहों पे उनकी थ्योरी और प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज़्यादा तज़ाद पाया जाता है। ड्यू टू अनरिटन करैक्टर इन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज़ अ ग्रेट गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन ब्रिटिश एंड इंग्लिश प्रैक्टिकल सिस्टम। अब वो गैप्स कौन से हैं? It is the king or queen who is sovereign, but in practice, it is the parliament. उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनका किंग या क्वीन whosoever rules is sovereign। कहते तो वो हैं उनका किंग सोवरियन है, लेकिन ये सोवरेनिटी प्रैक्टिस में पार्लियामेंट के पास है। तो उनकी पार्लियामेंट सोवरियन है। किंग एक टाइटल हेड है उनका, उसके पास इख्तियारात जरूर हैं सारे, लेकिन वो इख्तियारात सारे के सारे उसके जो हैं ये पार्लियामेंट को ट्रांसफर हो गए हुए हैं और पार्लियामेंट उन इख्तियारात को इस्तेमाल करती है। और जो उनका किंग है या क्वीन है, वो पार्लियामेंट के डिसीजंस को हूबहू तस्लीम कर लेते हैं और उससे एग्री करते हैं। तो प्रैक्टिकली जो उनकी सॉवरेनिटी है दैट लाइज विद द पार्लियामेंट, लेकिन लीगली अगर देखा जाए तो सॉवरेन जो है दैट इज किंग या क्वीन। द किंग और क्वीन कैन नॉट वीटो एनी बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ऑल्दो ही शी हैज द राइट टू डू इट इन थ्योरी। तो थ्योरी में ये है कि वो सॉवरियन है, वो पार्ट एंड पार्सल है ऑफ द पार्लियामेंट, वो चाहे तो किसी भी बिल को एक्सेंट ना दे। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि उनकी पार्लियामेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है और सॉवरियन है कि जो बिल पार्लियामेंट पास कर दे, किंग जो है उससे एग्री कर लेता है और डिसएग्री नहीं करता। द किंग और क्वीन इज अ फिगर हेड, he she has to accept the advice of the cabinet who is responsible to the parliament। तो वहां पे किंग और क्वीन जो है वो फिगर हेड के तौर पे काम करते हैं और जो भी एडवाइस कैबिनेट की तरफ से आए, जो भी बिल पार्लियामेंट पास करे, तो वो किंग या क्वीन उससे एग्री कर लेते हैं और उससे कभी डिसएग्री नहीं करते। किंग क्वीन रिटेन्स द सिंबोलिज्म ऑफ एब्सोल्यूट पावर, ऑल्दो ही शी हैज कंप्लीट लॉस्ट द सबस्टेंस ऑफ इट। King or queen retains the symbolism of absolute power, although she has completely lost the substance of it। तो वहां पे प्रोफेसर मनरो कहते हैं कि वहां पे जो किंग या क्वीन है वो सिंबल है, एक सिंबोलिज्म है एब्सोल्यूट पावर का, सिंबल है एब्सोल्यूट पावर का। लेकिन ये एब्सोल्यूट पावर उन्होंने बहुत अरसा पहले से पार्लियामेंट को दी हुई है। अब जो है वो सॉवरेनिटी पार्लियामेंट के पास है और ये प्रैक्टिकली पार्लियामेंट सॉवरियन पावर यूज करती है। और किंग या क्वीन जो भी हो वो एक सिंबल के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होते हैं एज ए सॉवरेनिटी, लेकिन एक्चुअल पावर जो है वो उनके पास नहीं है। थियरी हैज नो रिलेशन टू रियलिटी इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। लॉर्ड सैनकी कहते हैं कि जो थियरी है इसका बरतानवी कानून की रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वहां पे रियलिटीज और हैं, थियरीज और हैं। तो जो गैप है बिटवीन देरी थियरीज एंड रियलिटीज, ये बरतानिया के अंदर बहुत वाइड है, क्योंकि वहां पे ट्रेडिशनली जो है वो मुनार्क जो है वो दैट इज ऑल पावरफुल। लेकिन अब प्रैक्टिकली जो है वो उनकी पार्लियामेंट जो है वो सॉवरियन है और ऑल पावरफुल है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से है कि इसके अंदर मिक्सचर है मोनार्की का, अरिस्टोक्रेसी का और डेमोक्रेसी का। तो ये तीन चीजें जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को मिलके एक मिक्सचर बना देती हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप शोज मोनार्की इन द यूके। उन्होंने किंग रखा हुआ है और किंग के इख्तियारात भी रखे हुए हैं, तो वो रिप्रेजेंट करता है मोनार्की को। एग्जिस्टेंस ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक्सप्रेसेस अरिस्टोक्रेसी। उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स रखा हुआ है जो एक हेरिडिटरी इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे वारसी लोग जाते हैं और वो विरासत में सीटें मिलती हैं लोगों को, तो वो उन्होंने रखा हुआ है।
हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर, तो ये उसकी एरिस्टोक्रेसी को जाहिर करता है। हाउस ऑफ कॉमन्स रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल वर्किंग ऑफ द फुल फ्लेज डेमोक्रेसी, और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ये पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस है और ये उनकी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, वो उनका एक मिक्सचर पाया जाता है। दे हैव अ टच ऑफ मोनार्की, दे हैव अ टच ऑफ अरिस्टोक्रेसी, एंड दे हैव अ टच ऑफ डेमोक्रेसी। तो तीनों जो चीज़ें हैं वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। द गवर्नमेंट ऑफ यूके इज इन अल्टीमेट थ्योरी मोनार्की, in form a constitutional and limited monarchy, and in actual character a democratic republic। ऑग जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहता है कि ये जो है ये एक मजमूआ है। बेसिकली अल्टीमेट थ्योरी उनकी मोनार्की की है, और उससे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल और लिमिटेड मोनार्की रखी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इसलिए है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ प्रोटेक्टेड, और लिमिटेड इसलिए है कि उसके इख्तियारात बहुत कम रखे हुए हैं। तो बरतानिया के पास ऑग कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल और लिमिटेड मोनार्की है, और एक्चुअल करैक्टर उनका जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का है, विच इज रिफ्लेक्टेड बाय द लोअर हाउस। फिर बरतानिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा रोल जो है उनके कन्वेंशंस का है। ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशन उनका कन्वेंशंस के ऊपर ही बेस करता है, और उसमें कन्वेंशंस प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम। किंग क्वीन हैज द prerogative to refuse accent to the measures passed by the parliament, but by convention she cannot do so, and the same has become a rigid principle of the constitution। अब कन्वेंशन इस तरह के बन गए हैं उनके कि क्वीन और किंग के पास ये इस्तेहकाक है कि वो किसी भी पास किए हुए बिल को रिफ्यूज कर सकते हैं। ये पावर जरूर है उनके पास, बट द किंग एंड द क्वीन इज नॉट एक्सरसाइजिंग दिस पावर। वो ये पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहे। उन्होंने तमाम चीजें जो हैं वो पार्लियामेंट को दे दी हैं, पार्लियामेंट को सुप्रीम कर दिया है कि पार्लियामेंट जिस तरह का कानून बना के भेजेगी, किंग या क्वीन उसकी एक्सेंट कर देंगे। वो कभी उसके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं करेंगे, उसको वीटो नहीं करेंगे, उसको पेंडिंग नहीं करेंगे, या उसमें किसी किस्म की अमेंडमेंट सजेस्ट नहीं करेंगे। तो ये कन्वेंशन उनका बन गया हुआ है कि पार्लियामेंट को उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है टू मेक द लेजिस्लेशन, और उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। ना जुडिशियल रिव्यू की सूरत में कोई रुकावट है, ना उनके पास इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ की कोई गुंजाइश उनकी जुडिशरी के पास है, और ना ही उनकी क्वीन या किंग जो है उसकी लेजिस्लेशन में किसी किस्म का कोई हर्डल क्रिएट करता है। बाय कन्वेंशन द किंग एंड क्वीन कैन नॉट गो अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। दूसरा उनका जो कन्वेंशन है वो ये है कि किंग और क्वीन जो है वो कैबिनेट की एडवाइस के अगेंस्ट नहीं जा सकते। कैबिनेट जिस किस्म की भी उनको एडवाइस कर देगी, किंग और क्वीन उसके साथ जो है वो स्ट्रिक्ट लीगल सेंस में जो है वो उसको ओबे करें। किंग और क्वीन उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, उसकी स्पिरिट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, और जिस तरह की एडवाइस कैबिनेट बना के भेजेगी, किंग विल एक्सेंट टू दैट। दो इन स्ट्रिक्ट लीगल सेंस शी कैन डू सो, लेकिन रियल सेंस में उनके इख्तियारात हैं, किंग के भी हैं, क्वीन के भी हैं, कि वो चाहें तो इसको लीगली रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अपनी हिस्ट्री में उन्होंने, रिसेंट हिस्ट्री में उन्होंने कभी इस तरह किंग ने नहीं किया कि कैबिनेट की एडवाइस को उसने इग्नोर किया हो। Independence of judiciary. Independence of judiciary in the British constitutional system is highly commendable. The British judiciary is considered to be the most impartial, upright, and unamenable to any political influence। तो वहाँ भी जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, और जुडिशरी के काम में कोई इंटरफियर नहीं करता, ना पार्लियामेंट करती है, ना एग्जीक्यूटिव करती है, और ना किंग या क्वीन करते हैं। तो इंडिपेंडेंस जुडिशरी पे हम एक कंप्लीट लेक्चर में अपलोड करूंगा, तो उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ब्रिटेन जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। पैराडॉक्स ऑफ अनोमलीज। तो ये अनोमलीज भी है बहुत ज्यादा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, चूंकि रिटर्न नहीं है इसलिए अनोमलीज हो सकती हैं इसके अंदर। हेरिडिटरी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक किंगशिप एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हेरिडिटरी इंस्टीट्यूशन उन्होंने रखे हुए हैं, जैसे किंग का भी है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का भी है। फर्स्ट रेट डेमोक्रेसी विद सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। तो उनकी डेमोक्रेसी भी बहुत स्ट्रांग है, और उसमें जो लोअर हाउस है
वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है उसको फॉलो करता है और उसकी सुपरमेसी भी है, और वहाँ पे पब्लिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आके बैठते हैं। तो यहाँ पे वो अनॉमलीज हैं उनके पास कि एक तरफ वो जो है वो किंगशिप की तरफ भी है और हेरिडिटरी इंस्टीट्यूशंस भी मेंटेन किए हुए हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भी है, और उन्होंने लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है अपने हाउस के अंदर। सेपरेशन ऑफ पावर, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स पावर अमंग द एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस। सेपरेशन ऑफ पावर है, पार्लियामेंट अपना काम करती है, जुडिशरी अपना काम करती है, एग्जेक्टिव अपना काम करते हैं। तो वहाँ पे एक दूसरे के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं की जाती। बरतानवी पार्लियामेंट, बरतानिया में चूंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और बरतानिया में जो कैबिनेट है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काम करती है। मिनिस्टर्स मस्ट स्टैंड टुगेदर एंड दे कैन नॉट अपोज द गवर्नमेंट पॉलिसी। जो कैबिनेट है वो तमाम डिसीजंस को ओन करती है। तमाम डिसीजंस जो वहाँ किए जाते हैं, एवरी मेंबर जो है वो उस डिसीजन को ओन करता है, और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो वो उसके लिए तैयार होता है। एवरी मिनिस्टर इज ऑल्सो इंडिविजुअली। बरतानिया में कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो कैबिनेट है वो कोलेक्टिवली भी रिस्पॉन्सिबल है टू द पार्लियामेंट, एंड एवरी मिनिस्टर इज ऑल्सो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड द क्राउन। और जो मिनिस्टर है वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी वो रिस्पॉन्सिबल है टू द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड टू द क्राउन। तो वहाँ पे कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और इंडिविजुअली हर मिनिस्टर भी रिस्पॉन्सिबल है टू द पार्लियामेंट। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन देखा और उसके सेलिएंट फीचर्स देखे। अगला लेक्चर इंशाल्लाह हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएसए के ऊपर होगा। उस वक्त तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज।